हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। और सका एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात करते हुए पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को सोमरफेल्ड का मॉडल और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो कराए थे, और दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिए थे पिछली क्लास के अंदर। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने कर लिए होंगे, मगर कुछ लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन करा दो ना। तो भाई कराएंगे, ठीक है जी हाँ। कल वाले क्वेश्चंस करा दो सर, बार बार सेम कमेंट, तो बिल्कुल कराएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिथियम 2+ Li+2 या 2+ की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप लोग त्रिज्या का फॉर्मूला लगाओ, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 10⁻⁻10 मीटर के लिए लगाओगे ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या कहा है, लिथियम क्या करना है, Li+2 की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, किसकी, द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या किसकी, द्वितीय बोर कक्षा की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो बता देते हैं। देखो यहां से हमारे पास फॉर्मूला लगेगा किसका, त्रिज्या बराबर आर बराबर या आर एन बराबर आपके पास क्या होती है, आर बराबर होती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10, और फिर क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है ना, बिल्कुल, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहां पर आप लोगों में से मेरे हिसाब से सबको यह पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में एन क्या है और जेड क्या है। देखो यहां सबसे पहली बात, देखो कौन सी कक्षा की बात की है, द्वितीय कक्षा। द्वितीय कक्षा बताती है कि एन की वैल्यू जो है वो 2 है। अगर तृतीय कक्षा होती तो बता देते कि एन की वैल्यू 3 है। चतुर्थ कक्षा होती तो बता देते कि एन की वैल्यू 4 है। द्वितीय कक्षा का मतलब है एन की वैल्यू 2 है। आगे कहा है लिथियम आयन, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, बोलो। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, ठीक है ना जी हाँ। तो यहां रख दो वैल्यू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर बटे में 3। तो भाई ये हो जाएगा 0.529 गुणा 10⁻−10, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटे में 3, ठीक है। 4/3 का मतलब होता है 1.333, ठीक है जी हाँ। तो ये हो जाएगा आपके पास R बराबर 0.529 गुणा, इसको सॉल्व करोगे 4/3 मतलब 1.33 और गुणा 10⁻−10, वो भी किस में, मीटर में। इनका गुणा कर दो, गुणा करने के बाद आपके पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना जी हाँ। इनका क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा करने के बाद आपके पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, क्या होगा, 0.7053 और गुणा 10⁻−10, वो भी किस में, मीटर में। डेसिमल को राइट हैंड साइड सरकाओगे तो घात में एक कमी आएगी, कमी आएगी तो R बराबर क्या हो जाएगा, 7.053, कमी आएगी तो 10⁻−10 और -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻11 मीटर। ये उत्तर आएगा इसका, ठीक है। सिंपल बात है अपने पास, है ना जी, एकदम सरल बात आई है ये। वहीं एक और क्वेश्चन दिया था जहां हीलियम प्लस के He+ के तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करवाया था। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला क्या है, 2.188 इंटू 10⁻10 Z/n मीटर प्रति, है ना, सेकंड, यही तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने दिया था He+ के तृतीय कक्षा में, कौन सी कक्षा में, तृतीय कक्षा में,
तृतीय कक्षा में क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करनी है। और जब ये कैलकुलेट करना है तो भाई इस प्रश्न के अंदर देखो कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो। यहां देखो, यहां से पता चल रहा है ना n बराबर 3 है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 2, तो n बराबर 3 और z बराबर 2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वेग का? इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र होता है 2.188 इंटू 10⁻⁻⁰ है ना। वेग बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा v बराबर 2.188 इंटू 10⁻⁻ कितना 6 है ना, z/n मीटर प्रति सेकंड, z/n है ना। तो यहां देखो 2.188 इंटू 10⁻⁶, z की वैल्यू 2 बटे n की वैल्यू 3। तो भाई देखो 2.188 गुणा 10⁻6 और गुणा इसका इसमें भाग दे दो तो ये हो जाता है 0.66। तो आपको 0.66 का गुणा 2.188 से कर देना है, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा, है ना। क्या आप लोगों का उत्तर आ जाएगा? 1.4586 1.4586 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। ऐसे होंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ प्रमोद, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो, 1.46 लिख सकते हो उसको 4586 की जगह, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास जो पिछली क्लास के अंदर प्रश्न दिए थे वो है। आज हम अलग सिद्धांत की ओर बात करेंगे। अलग सिद्धांत में अगर हम लोग बात करें तो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए, परमाणु के कौन से मॉडल? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पर हम लोग बात करेंगे। बोर ने जब परमाणु सिद्धांत दे दिया ना, तो उसके बाद परमाणु की जटिल संरचना को समझने के लिए, कैसी संरचना? जटिल संरचना को समझने के लिए आगे और प्रयास किए गए, और उन प्रयास करने के, ठीक है ना, जी हाँ, और उन प्रयास करने पर अगर हम लोग बात करें तो परमाणु या 10⁵5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 10⁵5? 7 ही रहेगा, सही है एकदम, ठीक है। देखो सॉरी 7 नहीं 6 ही रहेगा। अब ध्यान से सुनो, बोर ने परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल देने के बाद परमाणु की जटिल संरचना को समझने के लिए जो आधुनिक मॉडल हैं वो दिए गए, या आधुनिक जो सिद्धांत है वो दिए गए, और उन आधुनिक सिद्धांतों को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, परमाणु के क्या कहते हैं? क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत कहते हैं। किसके सिद्धांत कहते हैं? क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत कहते हैं, है ना। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल्स ऑफ एटम। और इन क्वांटम यांत्रिकी के मॉडल को समझाने के लिए जो नियम दिए गए, जो सिद्धांत दिए गए, वो कौन कौन से हैं? इसके लिए 2 सिद्धांत दिए गए, इन पर भी बात करेंगे। पहले ये समझो, क्या? जी हाँ, चलिए, है ना। देखो, आपने बहुत टाइम के बाद ज्वाइन किया है, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, कुछ ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है। तो भाई सबको एक काम करना है, पिछला पढ़ना है, उसको डबल स्पीड में पढ़ लो, नोट्स पैनल से बना लो, बराबर आ जाओ और फिर लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, है ना। फिर लाइव क्लास ज्वाइन कर लो तो समझ में सब कुछ आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा।
अब यहां आकर आप यूं पूछोगे कि सर क्वांटम क्या होता है ना, यहां आकर आप ये पूछोगे कि सर n की वैल्यू 3 क्यों रखी, n की वैल्यू 2 क्यों रखी, तो वहां पर तो वो बिल्कुल भी, देखो बाकी जो पढ़ रहे हैं ना उनके साथ बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है या न्यायप्रिय नहीं है, ठीक है ना, ना तो न्याय संगत है ना ही न्यायप्रिय है, जो गलत बात होगी, क्योंकि सबका समय बहुत महत्वपूर्ण है सखा, जैसे आपका समय महत्वपूर्ण वैसे सबका समय महत्वपूर्ण। तो आप लोगों को पुरानी क्लासेस लेनी होंगी। उत्कर्ष ऐप के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर अवेलेबल है कि आप स्पीड को 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, 1.75 कर सकते हो, 2.00 कर सकते हो, जितनी आप मतलब डबल तक कर सकते हो आराम से। तो बहुत अच्छा फीचर है ये तो, है ना। हाँ चलिए, नहीं लिख सकते आयुष, गलत लिख रहे हो आप, ठीक है। चलिए, परमाणु के किस मॉडल के बाद, बोर मॉडल के बाद, बोर मॉडल के बाद बाद परमाणु की जटिल संरचना को समझाने के लिए, जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है उसको समझाने के लिए क्या किया गया, परमाणु के क्वांटम मॉडल जो है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिए गए। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल दिए गए, जो कैसे थे, जो और अधिक सरल, ठीक है ना, जी हां, क्या, जो और अधिक सरल सरल तथा उपयुक्त थे। कैसे थे, उपयुक्त थे, हैं। और जब क्वांटम यांत्रिकी की बात करते हैं ना, तो क्वांटम यांत्रिकी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ठीक, जी हां, जब हम लोग क्वांटम यांत्रिकी की बात करते हैं ना, तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत सिद्धांत भी दिए गए थे। किसके अंतर्गत, क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत, है ना, जी हां। इस मॉडल के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस मॉडल निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं दी गई थी। दिए गए, कैसी थ्योरीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई, पहली थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना, जी हाँ। पहला द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये दो थ्योरीज जो हैं वो दी थी, ठीक है।
अब देखो, द्रव्य की द्वैत प्रकृति और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, दोनों के बारे में बात करेंगे। द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रोगली। ठीक है, तो उसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में ही पढ़ा जाता है, तो मैं भी आपको उसी सिद्धांत के रूप में पढ़ाने वाला हूं। सिद्धांत का नाम है डी ब्रोगली। कहीं इसको दी ब्रोगली लिखा हुआ है, कहीं द ब्रोगली लिखा हुआ है, कहीं दे ब्रोगली लिखा हुआ है, मगर है ये डी ब्रोगली। ठीक है ना? जी हां, डी ब्रोगली सिद्धांत। और डी ब्रोगली सिद्धांत क्या बताता है? पदार्थ की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति बताता है। कैसी प्रकृति बताता है? पदार्थ की द्वैत। ठीक है, मतलब डी ब्रोगली थ्योरी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब कुछ कुछ लोगों को तो ये समस्या होगी कि सर ये द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है। कुछ कुछ लोगों को तो क्या है, ये समस्या होगी कि सर इस द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है, जबकि इस शब्द को सब लोगों ने पहले भी सुन रखा है, जान भी रखा है। कैसे? आप लोग जो अपना एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो ना, इस मोबाइल के अंदर 2 सिम लगती हैं, और 2 सिम वाले मोबाइल को हम लोग कहते हैं ड्यूल सिम फोन। बोलो हाँ के ना? द्वैत का मतलब होता है 2 प्रकृति, है ना? द्वैत का मतलब क्या है? 2 है। द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वैत। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाएगा द्वैत तो आप लोग कहोगे 2। इसका मतलब यह है कि पदार्थ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, या 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। 2। ठीक है ना? हां, क्या? द्वैत प्रकृति दर्शाता है। ठीक है। सर वो क्वेश्चंस नोट करा दो। बिल्कुल करा देता हूं, ये लो भाई, करा देता हूं, मुझे नोट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना? हाँ, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम था, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ो। देखो, आप कह रहे हो कि सर कोई भी पदार्थ 2 प्रकार या 2 प्रकृति कैसे दर्शा सकता है? इसके पीछे का बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, है ना? मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे है। एक बार ये नोट हो जाए, ठीक है? हाँ, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कोई पदार्थ 2 प्रकार का हो सकता है। चलिए, क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत जो मॉडल हैं उनके बारे में बात की गई है। जी, कल केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। और कल आप लोगों का सेल्फ एनालिसिस टेस्ट कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना? जी हाँ, या सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कह सकते हो। क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, जिनके आपको आंसर जो है वो एक नोटबुक में लिख लेने हैं, फिर हमारी आंसर शीट से मैच कर लेने हैं, उसके हिसाब से खुद को नंबर दे देने हैं, है ना? कल वाला टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, कल का टेस्ट जो है वो कैसा है? सब्जेक्टिव टेस्ट है, विषयात्मक टेस्ट है। ठीक है, कैसा टेस्ट है? विषयात्मक टेस्ट है। तो अब देखो, हम लोग आ गए हैं कहां? डी ब्रोगली सिद्धांत पर। भाई अब क्या है, देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर एक ही पदार्थ 2 प्रकृति कैसे दर्शा सकता है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं बहुत बुरा हूं, है ना? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो। किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना मुझे, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी जरूरत थी उतना पहचाना मुझे। इसका मतलब समझो साथियों, इसका मतलब यह है कि आप अच्छे भी हो सकते हो और बुरे भी हो सकते हो। जब मानव की ये दोनों प्रकृति हो सकती हैं,
तो पदार्थ की दो प्रकृति क्यों नहीं हो सकती है ना? मानव की दोनों प्रकृति हो सकती है, तो पदार्थ की दोनों प्रकृति क्यों नहीं हो सकती है? और डी ब्रोगली केवल इतना कहते हैं, द्रव्य मतलब पदार्थ, डी ब्रोगली इतना कहते हैं कि भाई जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में और कण के रूप में, ठीक है ना, क्या प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में और कण के रूप में गति करता है, वैसे ही डी ब्रोगली कहते हैं पदार्थ जो होता है वो भी तरंग के रूप में और कण के रूप में गति करता है। ये कौन कह रहा है? डी ब्रोगली कह रहे हैं। डी ब्रोगली ये कह रहे हैं कि जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण की दो प्रकृति होती है, वैसे ही पदार्थ की भी दो प्रकृति होती है। डी ब्रोगली ये कह रहे हैं कि जैसे प्रकाश की दो प्रकृति होती है, वैसे ही पदार्थ की भी दो प्रकृति होती है। ठीक है ना, सिंपल बात है। चलिए चलिए, और डी ब्रोगली ये सारी बातें कब कह रहे थे? 1924 में कह रहे थे, ये भी ध्यान रखना है ना, 1924। हालांकि एग्जाम में सन पूछे नहीं जाते हैं, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। चलिए, किसके अनुसार? डी ब्रोगली के अनुसार कौन? जी हां, पदार्थ, पदार्थ मतलब द्रव्य, द्रव्य भी विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण याद है ना, विकिरण या प्रकाश के समान, विकिरण या प्रकाश के समान, प्रकाश के समान द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं, द्वैत प्रकृति दर्शाता है। कौन? द्रव्य मतलब पदार्थ। इस द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हो गया सखा? इस द्वैत प्रकृति का मतलब यह हो गया कि पदार्थ जो होता है वो, जी हां, कण और तरंग दोनों रूपों में पाया जाता है, दोनों के गुण होते हैं। ठीक है ना? जी हां, क्या? अर्थात द्रव्य में कण व तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों के गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स की फॉर्म में भी गति करता है और वेव की फॉर्म में भी गति करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो छोटे छोटे कण है ना, सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तरंग के और कण के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? जी हां, सिंपल बात यह है। ओके सर, आप तो बहुत अच्छे हो। अरे वो अलग बात है भाई। अतः द्रव्य के सूक्ष्म कण, कौन से कण? सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या करते हैं? हाँ, ठीक है ना? जी हाँ, कण व तरंग व तरंग दोनों रूपों में संचरित होते हैं या गति करते हैं, गति करते हैं,
दोनों रूपों में क्या करते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं। सिंपल बात यह है। डी ब्रोगली आगे भी एक बात बताते हैं कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण तरंग के रूप में बहते हैं ना, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, संवेग के। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है कि सखा मुझे यह बता दो कि संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई यहां से सुनो, किसके अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य के छोटे छोटे कण, कैसे कण, छोटे छोटे कण किसके रूप में संचरित होते हैं, पदार्थ के रूप में तरंग के रूप में संचरित होते हैं, तरंग के रूप में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हो, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग के रूप में गमन करते हैं तथा तरंग का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मोमेंटम के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी है, तो क्या करना है, होता है। करना केवल इतना सा है यार कि लिखो संवेग प्रोपोर्शनल 1 बटा तरंग दैर्ध्य, सॉरी कि लिखो तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल किसके, 1 बटा संवेग के, 1 बटा किसके, संवेग के। तो भाई यहां से फिर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा समानुपाती 1 बटा पी, और पी को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, जी हाँ, ये लैम्बडा समानुपाती 1 बटा पी हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लैम्बडा बराबर h अपॉन पी, ठीक है, जहां h क्या है, h जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिद्धांत आ गया या एक सूत्र आ गया है, और जो ये सूत्र ज्ञात हुआ है ना हमारे पास, ठीक है, क्या ये जो सूत्र ज्ञात हुआ है इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग तो जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। बोलो हाँ के ना, जानते हो ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्बडा बराबर है h अपॉन एम वी। क्या लिख सकते हैं, h अपॉन एम वी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डी ब्रोगली सूत्र। क्या कहते हैं इसको, डी ब्रोगली सूत्र। क्या कहोगे लाडलो, डी ब्रोगली फॉर्मूला कहते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना, जी हाँ। और प्रयोगों से ये स्पष्ट भी हुआ कि इलेक्ट्रॉन पुंज का जो विवर्तन है वो द्रव्य की प्रकृति की पुष्टि करता है, ठीक है ना, क्या द्रव्य की प्रकृति की पुष्टि करता है, ठीक। मगर यहां से मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, देखो ध्यान से, क्या हमने ये कहा है कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन ला। चलिए हमने कहा कि लैम्बडा बराबर है सखा h अपॉन एम वी, यही है ना, लैम्बडा बराबर क्या है, h अपॉन एम वी। तो भाई और तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, क्या आप लोग यहां पर यदि h को v को इनको कांस्टेंट मान लो तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन एम। यदि द्रव्यमान अधिक है तो तरंग दैर्ध्य का मान घट जाएगा, और जब तरंग दैर्ध्य का मान घट जाता है तो तरंग का संचरण मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं
कि डी ब्रॉगली फॉर्मूला अधिक वस्तुओं पर पूर्ण तरीके से लागू नहीं होता। ठीक है ना जी हां, क्या डी ब्रॉगली सूत्र जो है वो भारी वस्तुओं पर, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तरंग का मान, तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये किस पर पूर्ण तरीके से लागू नहीं होता है? जी हां, भारी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, पूर्णतः लागू नहीं होता है। ठीक है, यदि द्रव्यमान अधिक हो, क्या अधिक हो? द्रव्यमान बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक हो तो सखा क्या? हाँ, v कहां चला गया? हमने इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया है भाई। ठीक है ना, h और v को कांस्टेंट मान लिया, तो तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक रूप से आसान तो है नहीं, है ना, जो प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है जी, प्राप्त होता है जिसका प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिसका प्रायोगिक मान ज्ञात करना कैसा नहीं है? संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, तो यहां से अगर ये वैल्यू ज्ञात नहीं हो रही तो तरंग का गुण भी समाप्त हो गया है। क्या? जो तरंग के गुण की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं भारी कणों में, अतः भारी कणों में तरंग का गुण नहीं होता। किसका गुण नहीं होता? तरंग का गुण नहीं होता है। किन में नहीं होता है? भारी कणों में नहीं होता है। पहली बात ये, और दूसरी बात अथवा करके मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं। अथवा ये कह सकते हैं कि उच्च द्रव्यमान, ठीक है, उच्च द्रव्यमान वाले कणों पर जो ये सूत्र है ये कार्य ही नहीं करता है ना जी हाँ। h का मान बता दीजिए, और नहीं बताऊं तो ठीक है, h का मान अभी बता देते हैं, पर डी ब्रॉगली सिद्धांत या डी ब्रॉगली सूत्र पूर्णतः कार्य नहीं करता है। पूर्ण रूप से क्या नहीं करता? कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। अब रही बात यह कि सर h का मान बता दीजिए, तो भाई यहां अपने पास h का मान होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी हाँ, तो हमने ये बात बता दी है आपको कि ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर बात इतनी खत्म नहीं होती, ये तो फॉर्मूला आ गया, मगर हम लोग तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम डी ब्रॉगली संबंध को उत्पन्न नहीं कर देते। और डी ब्रॉगली संबंध की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो आया कैसे, वो सुनो। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, डी ब्रॉगली संबंध या सूत्र, सॉरी, संबंध की व्युत्पत्ति, है ना। डेरिवेशन ऑफ, व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न कैसे किया, ये लाए कैसे। ठीक है, किसको? डी ब्रॉगली रिलेशन को लेकर कैसे आए,
ये बता रहे हैं। अब भाई यहां बहुत सरल बात यह है कि मैं आप लोगों से दो चीजें पूछने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? दो चीजें पूछने वाला हूं। पहली मैं आप लोगों से यह पूछूंगा कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, ठीक है ना, और दूसरा प्लांक की जो समीकरण है वो क्या है। तो पहला प्रश्न मेरा यही है आपसे कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये बताओ मुझे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की समीकरण क्या है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की समीकरण, ये दोनों समीकरणें बताएंगे आप लोग हमें। पहला प्रश्न देख लो बहुत अच्छे से। पहले में मैंने आप लोगों से पूछा है क्या? जी हां, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया है, ठीक है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण एकदम सही बताइए। और बताइए क्या है भाई साहब, ये बताइए कि सर E बराबर जो होता है mc² होता है। क्या होता है? E बराबर mc² होता है, ठीक है। जी हाँ, और फिर वहीं दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो हमें आगे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये तो बताओ। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी तो बतानी पड़ेगी ना भाई, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। किसके बिना? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के बिना। चलो ये तो बता दिया, बहुत अच्छे, ओके। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की समीकरण क्या है? E बराबर एच न्यू। इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 2। मगर समझने वाले लोग ये समझो कि भाई E समानुपाती नहीं, E बराबर एच न्यू है। उसमें E समानुपाती एच न्यू था जिसको E बराबर एच न्यू किया है। देखो, अगर पार्टिकल मतलब कोई पदार्थ कण के रूप में है तो ऊर्जा क्या होगी? E बराबर mc²। और यदि पार्टिकल जो है वो तरंग के रूप में है, ठीक है, पदार्थ तरंग के रूप में, तो एनर्जी क्या होगी? E बराबर एच न्यू, है ना भाई। एनर्जी तो एक ही पार्टिकल की है यार, एनर्जी तो एक ही कण की है। और जब एनर्जी एक ही कण की है तो दोनों बराबर भी तो होनी चाहिए भाई। ऊर्जा बराबर ऊर्जा एक ही कण की। इसलिए क्या करते हैं, समीकरण और 1 और 2 के उपयोग से आगे की बातें लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 और 2 क्या कहती हैं? समीकरण 1 कहती है एनर्जी बराबर एनर्जी, तो ये हो जाएगा एच न्यू बराबर mc²। क्या लिखा सखा? ये देखो, हमने लिखा है एच न्यू बराबर mc²। क्या लिखा है? mc²। अब भाई हमारे तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सर न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा। हाँ, बोलेंगे ना सब कि सर न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्बडा। हाँ, न्यू बराबर यही होता है c अपॉन लैम्बडा। तो भाई यहां रखो, ठीक। तो यहां पर ये हो जाएगा एच c अपॉन लैम्बडा बराबर mc²। तो भाई हम क्या करते हैं, इस c का पक्षांतरण करेंगे तो बटे में आ जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। पहली बात यह है। दूसरी और बात सुन लो कि भाई जब हमारे पास पदार्थ है तो पदार्थ में अपने पास क्या हो जाएगा, ये देखो, यहां से वैल्यू निकालो किसकी? लैम्बडा की। तो लैम्बडा का पक्षांतरण इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बटे में mc हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? h अपॉन mc, ठीक। जब हमारे पास कोई पदार्थ है तो पदार्थ के कण का वेग जो है c, वो बराबर किसके होगा? v के होगा, ठीक है। हम लोग कह देते हैं कि पदार्थ में कण का वेग जो है, किसमें? पदार्थ में किसका? कण का वेग, ठीक है,
जो यहां c लिखा हुआ है वो बराबर किसके है, v के है। तो हम लोग c की जगह v लिख सकते हैं ना भाई। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी हो जाएगा। लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अरे भाई हम तो जानते हैं क्या कि भाई m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या होता है जी। ये तो हम बचपन से जानते आए हैं कि द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, और यहां क्या लिख देंगे फिर हम लोग, तो हम लोग यहां पर खुले तरीके से बढ़िया एकदम शानदार तरीके से लिख सकते हैं लैम्बडा बराबर h अपॉन पी। बोलो, यही दोनों डी ब्रॉगली सूत्र के रूप में नहीं थे क्या, डी ब्रॉगली सूत्र। देखो यहां से पहले भी तो डी ब्रॉगली सूत्र लिखा इसको, h अपॉन एम वी को h अपॉन पी से निकालकर। अब ये बता दिया कि कैसे आएगा। अब क्या कर दिया है, ये बता दिया है कि कैसे इसकी व्युत्पत्ति होगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है। क्या है ये, सिंपल सी बात है। चलिए, आसान बात हो गई है जी सर, बहुत आसान बात हो गई है। तो अगर इतनी बात हो गई है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड से के वेग से गति कर रहे कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। आप ये तो जानते हो, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, h प्लांक स्थिरांक है, m द्रव्यमान है, v जो है वो वेग है। तो प्रश्न देखो, अब प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न ये है कि 0.1 किलोग्राम तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील गेंद की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य बोले तो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, है ना। और जब ये ज्ञात करना है हमें, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे कि मास तो दिया हुआ है m बराबर है 0.1 kg, कितना 0.1 kg। और देखो भाई v की वैल्यू दी हुई है सखा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, तरंग दैर्ध्य पूछा है। क्या, तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम वी होता है। और h की वैल्यू तो सब जानते हो, 6.625 गुणा 10 की घात -34 बटे में m की वैल्यू देखो कितनी है 0.1 और गुणा v की वैल्यू कितनी है 10। 10 का गुणा इससे करोगे तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, 6.625 गुणा 10 की घात -34। ये 10 का गुणा 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का भाग दोगे तो यही आ जाएगा आप लोगों के पास, वो भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। लैम्बडा बराबर क्या आ गया, 6.625 गुणा 10 की घात -34 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रश्न हो गया है। और भी कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग, मगर उससे पहले हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, यहां से हमें नोट करना है, इससे पहले वाला मैं नोट करा चुका हूं आप लोगों को, है ना, इससे पहले वाला हम लोग नोट कर चुके हैं। ठीक है जी हाँ, चलिए तो फटाफट फटाफट नोट कर लो।
चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बता दूं ये तो बताओ, 10 का क्या हुआ बेटा? अभी बताता हूं भूमिका 10 का क्या हुआ, ठीक है ना। 10 का दम कहां निकला वो भी बताऊंगा अभी, पहले ये नोट कर लो एक बार, ठीक है। 10 का क्या हुआ बताऊंगा अभी। कह रहे सर 10 का क्या हुआ? दस का दम निकल गया बेटा, है ना। और कहां निकला है ये भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए हो गया तो बढ़ो आगे। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। लैम्बडा का मात्रक मीटर कैसे आएगा अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो? भाई वहां पर देखो क्या आ रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से ही देखो अनुज कुमार यादव, फॉर्मूला के हिसाब से आप देखोगे तो उसमें आ रहा है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो वहां से जूल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर ही तो बच रहा है, और क्या बच रहा है भाई? जूल बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है जी। लो फिर आगे बढ़ो। हो गया? नहीं भाई यहां बारिश नहीं हो रही है। हो गया? देखो आपने पूछा सर 10 का क्या हुआ बेटा, 1 और 10 को गुणा करोगे मतलब 0.1, 10 का गुणा 0.1 से करोगे तो कितना आएगा? 1, और 1 का भाग इसमें दोगे तो यही संख्या आ जाएगी। पहली बात तो ये, और देखो यहां पर दूसरी बात क्या करते हैं, यहां से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो कि आपने कहा है आयुष कि सर यहां से देखो इसका जे का मात्रक होता है जूल, ठीक है, बटे में एम का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड जो है ये कहां चला जाएगा? ऊपर, या फिर इसको ऐसे लिख लो मीटर सेकंड इनवर्स। जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है ये बताओ आप तो। जूल जो होता है, हाँ क्या? जी हाँ, जूल जो होता है वो किसके? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके एक बार ठीक है, मिल जाएंगे। किसके? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब भाई देखो होगा क्या, होगा अपने पास ये कि किलोग्राम से क्या कैंसिल हो जाएगा? किलोग्राम, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, और इधर एक मीटर पर सेकंड पहले से बच रहा है तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा? मीटर ही बचेगा केवल, ठीक है। यहां वाला मीटर बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मीटर आएगा अपने पास, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, शेष बातें करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।